बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरएफआई टॉक के साथ मैं नुसरत मिर्ज़ा हूँ। आज का मौजू हम जो है ट्रम्प 2 के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं और हमारे साथ जो मेहमान हैं वो सैयद हसन हबीब साहब हैं, जो साबिक़ सफ़ीर हैं और मुख्तलिफ़ ममालिक में सफ़ीर रहे हैं। शिमाली कोरिया में सफ़ीर रहे हैं और दूसरी जगह पर, बहुत सी जगह पर, चाइना में कौंसल जनरल रहे हैं, रशिया में कौंसल जनरल रहे हैं और बहुत से ओहदों में स्विट्ज़रलैंड में रहे हैं, मोरक्को में रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनकी खिदमात हैं और हमारे दोस्त हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन पर्सन हैं, प्रोफेसर भी हैं। तो आज हम इनसे गुफ्तगू जो करना चाहते हैं वो ये है कि जो कि बर्निंग टॉपिक है पूरे दुनिया का, कि जब से ट्रम्प साहब आए हैं 20 जनवरी से, बल्कि 18 जनवरी से उनका धमाका शुरू हो गया था। पहला तो ये हुआ कि सबसे पहले तो वो गज़ा का जो माहिदा हो गया हमास के दरमियान में, इसराइल के दरमियान में, और वहाँ पर जो उस वक्त जो था वो गज़ा के लोगों ने जश्न मनाया और उनके यहाँ पर ओस पड़ गई, क्योंकि तारीख़ में कभी ऐसा नहीं होता है कि जो फ़ौजें किसी जगह पे कब्ज़ा कर लेती हैं खाली नहीं करती हैं। और जैसा कि सियाचिन पे फ़ैसला हो गया, तो सियाचिन पे हमारे माहिदा हो गया था इंडिया के साथ में। ये मुझे लाल हैदर ज़ैदी साहब ने, जो कि हमारे डिफेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने मुझे बताया कि हमारा माहिदा हो गया था, लेकिन इंडिया के लोगों, इंडिया की फ़ौज का ये कहना था कि जहाँ पर हमने कब्ज़ा किया है उसको मार्क करो कि हमने इंडिया ने अपनी ताकत से कब्ज़ा किया था। तो इसलिए माहिदा नहीं हो सका। वो सारा जो माहिदा भी तैयार था, मुश्तरका एलानिया भी तैयार था रेडियो पाकिस्तान और रेडियो दिल्ली से, इंडिया से, लेकिन वो नहीं हो सका। लोग कहते हैं ना कि इंडिया की फ़ौज में मदाखलत नहीं करती, मदाखलत किया उन्होंने। इसी तरह से जब ये हुआ, गज़ा का माहिदा हुआ, तो वहाँ पर उनके फ़ौजी जो है बहुत नाराज़ हुए, कहते हैं हमने कुर्बानी दी है, लेकिन ये है कि ये हमें खाली करना पड़ रहा है, तो बड़ी दुख की बात है। तो बड़ा उनको दुख हुआ। लेकिन अब जब ये ट्रम्प के पास गए हैं तो सवाल ये पैदा होता था कि ये जो मामला हुआ, कि पहले तो ये हुआ कि जिस वक्त ये उनका ये ख्याल था कि 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करेंगे। अमेरिका में ये होता है, एक तो ये है कि वो बहुत सारे अपॉइंटमेंट करते हैं। जब नया सदर आता है तो जो उनके भी जिन्होंने उनको सपोर्ट किया होता है उन सबको दे देते हैं, कोई ना कोई ओहदा देते हैं, कोई ना कोई और चीज़ देते हैं। तो लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ज़्यादा ही कर दिया कि उन्होंने जो सारे जितने भी जो बाइडेन के ऑर्डर थे वो उनको रद्द किए उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने फिर जो पहला ये सवाल हुआ कि किसको बुलाएगा ये आदमी। लोगों का ख्याल ये था कि शायद मोदी को बुला ले, इनका ख्याल था किसी और को बुला ले, लेकिन उन्होंने फिर इनको नेतन्याहू को बुलाया, जिसके बाद में ये ऐलान किया कि साहब ये जो गज़ा की जो बेल्ट है ये इसको खाली कराया जाए। नेतन्याहू ने उनको समझाया कि इस बेल्ट से अगर हम खाली करा लेंगे तो यहाँ से हम नहर निकाल सकते हैं, नहर सूज़ की तरह से, तो हम जल्दी रास्ता, शॉर्ट रास्ता हो सकता है, और मिस्र की जो नहर सूज़ है वो बेअसर कर सकते हैं, और वहाँ पर जो हमें देना पड़ता है उसकी बजाय हमारी अपनी जगह हो जाएगी। तो उन्होंने बाकायदा इसका ऐलान कर दिया कि साहब ये जो है हम वो यहाँ पे लोग खाली करें, और मुख्तलिफ ऑप्शन डेवलप करने लगे। साहब उर्दू में बसा देंगे, मिस्र में बसाएँगे। फिर नेतन्याहू ने यहाँ तक भी कह दिया कि सऊदी अरब में बहुत ज़मीन खाली पड़ी हुई है, वहाँ पर जाके बसाएँ। हमास ने इसको रद्द कर दिया। जब बहुत दबाव बढ़ा तो इसके बाद में उन्होंने कहा कि साहब हमारे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन वो अपने उससे जो उन्होंने दावा किया था उससे पीछे नहीं हटे। अब बाकी बात हम ये तमहीद के बाद, जो कि काफ़ी लंबी हो गई है, बाकी बात हम जनाब हसन हबीब साहब से पूछेंगे, जो कि इस मामले में जो एक अथॉरिटी हैं। फरमाइए हसन हबीब साहब, ये जो कुछ मैंने बयान किया है इसको ये आप कैसे देखते हैं? कि तो अब नया मामला भी खड़ा हो गया है कि जब उसने कहा कि साहब हमारे पास 21वां मैंने स्टेट होगी, तो अब कनाडा ने ये किया कि उनकी जो शराब थी वो शराब अलग कर दी, वो कोई ख़रीद नहीं रहा उनकी शराब, तो एक महीने के सस्पेंड कर दिया उनके ऊपर, वो जो 10% लगाया था उनके ऊपर। आप फरमाएँ। बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। देखिए, इस वक्त जो हम जिस ज़माने में रह रहे हैं, जो ट्रम्प 2 जैसे आपने कहा, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम है। ऑफ कोर्स किसी भी आदमी को, अमेरिका जो सॉवरन हो जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब हैं, उनको पूरा हक़ है कि वो किसी भी किस्म का कानून बना सकते हैं, लेकिन दुनिया कैसे रिएक्ट करेगी ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको मेक्सिको से भी प्रॉब्लम है, आप मैक्सिकन्स के ख़िलाफ़ भी काम करना चाहते हैं, आप 51वां सूबा कनाडा को भी बनाना चाहते हैं, आपको ग्रीनलैंड भी चाहिए, आपको पनामा कैनाल भी चाहिए। तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि जैसे छोटे बच्चे नहीं होते जो फरमाइशें करते हैं अपनी माँ बाप से, जो लॉजिकल, हाँ, जो टॉयज़ हैं,
जहाँ तक दुनिया का ताल्लुक़ है तो मैं मैक्सिकन प्रेसिडेंट ने बड़ा साफ कहा कि आप इसके अलावा दुनिया में 7 बिलियन लोग रहते हैं, अगर आप उनको कंज्यूमर समझते हैं तो उनका जो रिएक्शन होगा वो आपकी इकॉनमी को, ट्रेड को इस तरह से नुकसान पहुंचाएगा कि आपका मुल्क ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये अगर इस तनाजुर में हम देखें, ये थ्योरी कामयाब नजर आती है आपको? हाँ बिल्कुल। देखिए आपके सामने अभी गज़ा के वक्त पे जब हमने मुसलमान वर्ल्ड ने बहुत हाफ हार्टेड ही सही जब प्रोडक्ट का बाइकॉट किया था जो इज़राइल को सपोर्ट करती थी, जिसमें डिटर्जेंट्स थे, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स थे, जिसमें फास्ट फूड था, तो आप देखें उनकी सेल में ठीक ठाक कमी आई और उनको अपने एम्प्लॉयज़ निकालने पड़े और बहुत बहुत फ़र्क पड़ा। अब अगर दुनिया अल्टरनेट ढूंढना शुरू कर देती है, भाई अगर आप अमेरिकी गंदम नहीं लेंगे तो आप सेंट्रल एशिया से गंदम खरीद लें, कॉर्न अगर अमेरिकी नहीं है तो आप कहीं और से ले लें, और ऑलरेडी हमारे पास ऑप्शंस हैं। हम तो वैसे भी घास खाने वाले लोग हैं। हाँ, वैसे भी चाइना की सूरत में हमारे पास ऑप्शन है कि अगर अमेरिकी गाड़ी हम नहीं खरीदते तो हम यूरोपियन खरीद लें, चीनी खरीद लें। मूली खा लेते हैं हम, तो गाजर खा हाँ, लेते हैं। हम लोग देखिए दुनिया देखिए दुनिया के पास ऑप्शंस हैं। अमेरिकी हम इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लेंगे, हम जापानीज़ ले लेंगे, चाइनीज़ ले लेंगे, एशियन। हाँ, तो हमारे यानी दुनिया के पास। अच्छा, अमेरिकियों का क्या होगा? सारे कंज्यूमर गुड्स अमेरिका में चाइना से जाते हैं, अगर वो चाइना पे टैक्स लगाएंगे तो उनकी आवाम को देना पड़ेगा ना। चीनी तो अपनी पल्ले से पैसा नहीं देते उनको, तो जब प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी तो इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, वो भी अमेरिका को देनी पड़ेगी। अच्छा, एक बड़ा जो दिलचस्प काम किया चीनियों ने स्लोली कोई 30-40% जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स से अमेरिकन, जैसे आप ट्रेजरी बॉन्ड्स कहते हैं, वो ऑफलोड कर दिए हैं। सारे नहीं किए हैं, तो 1.3 ट्रिलियन टोटल, अब उनके पास 700 रह गए हैं। तो उन्होंने मौका पाके आधे अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स ऑफलोड कर दिए हैं। माने मिनी दर भाई मैशे को दबा किया उनके। हाँ, अब और इसके अलावा जहाँ तक टैक्स का ताल्लुक है, अब आप देखिए एक छोटी सी, पहले ये बात ऑफलोड आवाम को समझाने के लिए समझाएं मुझे। ऑफलोड करने का मतलब ये है कि उन्होंने 1.3 ट्रिलियन के गवर्नमेंट बॉन्ड से, नहीं अमेरिका के अमेरिकन बॉन्ड से उनके, हाँ, उनके खजाने का पैसा था। अच्छा। तो ये एक तरह से इनडायरेक्टली उनकी इमदाद थी। जब ये चीनियों ने खामोशी से बेचे, तो बेचे जिस वक्त वो तो मार्केट प्राइस पे बेचे, अब वो फॉल करेंगे तो नुकसान किसका होगा? अमेरिकी का होगा। अब वो कब फॉल इसलिए करेंगे कि खरीदार नहीं होगा ना बॉन्ड का। देखिए अमेरिकी इकॉनमी जो है वो इस वक्त, बॉन्ड और नोट में क्या फर्क है? देखिए बॉन्ड होता है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें गारंटीड प्रॉफिट होगा और उसकी सिक्योरिटी है, तो वो गवर्नमेंट उस वक्त लेती है जब उसको पैसे की ज़रूरत। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, वो अमेरिका इसके जवाब में अगर इन्होंने 1.3 किया है, ट्रिलियन किया है, तो अभी कह रहे हैं कि 60 ट्रिलियन और उनके पास है। नहीं, अभी 700 बिलियन है। 700 बिलियन। हाँ, छोटा है। और जापान के वो उसको रोकना चाहे तो कैसे रोक सकता है? वो रोक नहीं सकते, वो लीगल टेंडर है। अच्छा, लीगल टेंडर है ना, उसको तो हम बैंकरप्ट हो गए, हम नहीं खरीदे। नहीं, बैंकरप्ट हो गए तो बात दूसरी होगी, तो फिर तो डिले हो जाएगा। लेकिन चाइनीज़ ने इसी खौफ में कम कर दिया उसको। फिर चाइना ने सारी दुनिया में जगह जगह अपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। हाँ, मिनरल्स में बना दिए हैं। हाँ, मिनरल्स में किए हैं, ट्रांसपोर्ट में किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में किए हैं। तो अब चाइना के लिए अमेरिका की तरफ देखना जो है, उसके अलावा भी ऑप्शंस हैं। अच्छा, वो उसके बाद दूसरी मार्केट्स भी हैं। एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ बहुत अदब के साथ। हसन नबी साहब, आप याद होगा कि हम सच टीवी पे भी प्रोग्राम करते रहे हैं, हमने यहाँ भी RFI में भी बहुत प्रोग्राम किए हैं। तो मैं शुरू दिन से ये कहते आ रहा था कि जो अमेरिका की जो लीड है उनका ये फ़ैसला है कि हम अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाएंगे। हम ये लफ्ज़ मेरे नहीं थे, ये तो अब आए हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। उस वक्त मैंने कहा था कि अमेरिका की सुपरमेसी को बहाल करेंगे। उसके लिए उन्होंने 4 स्टेप मुतय्यन किए थे। ये मैं 2019 से कह रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई इस पर तवज्जो नहीं देता था, मेरा मजाक उड़ाते थे लोग। तो अब वो आकर अमल कर, उन्होंने कहा था कि पहले हम लोग बरतानिया को निकालेंगे इस EU से। ये फ़ैसला जो हो गया था 2012 में हो गया था। 2012 से मैं ये बातें कर रहा हूँ। 2014 में वो निकला, फिर 2018 में मुकम्मल हो गया, 17 में 18 में। तो उनका मकसद ये था कि एक और मुल्क जो है उनके मुकाबले में, यूरोपीय यूनियन की शक्ल में उनके मुकाबले में न खड़ा हो जाए, तो इसलिए उन्होंने यूरोपीय यूनियन को कमज़ोर कर दिया।
फिर उन्होंने कहा कि साहब ये मास माइग्रेशन होगी, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में आदमी निकाले जाएंगे, सो अब निकाले जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा था साहब इन्फ्लेशन होगा, जो इन्फ्लेशन साथ साथ चल रहा है, अभी भी इन्फ्लेशन इससे भी बढ़ेगा, फिर एक जंग होगी। ये हमने कहा था, उन्होंने कहा था 4 स्टेप के जरिए से हम अपनी बात। अब इन्होंने उसको नया नाम दिया है कि अमेरिका मेक अमेरिका ग्रीन अगेन, मागा। अब बताइए, अमेरिका ग्रेट नहीं हो सकता। अच्छा एक बात सुन लीजिए, तो अब एक तो ये थ्योरी जो गलत है कि ट्रम्प जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट का काम कर रहा है। थ्योरी गलत है सिरे से कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। नहीं वो कंप्लीटली एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। नहीं, लेकिन स्टाइल दूसरा उसका। हाँ, देखिए, एक तो ये कि अगर आप पीछे जा रहे हैं तो 88 में पॉल कैनेडी की एक किताब छपी थी, राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स, और उसने प्रिडिक्ट किया था कि 2025 में अमेरिका ग्रेट पावर नहीं रहेगा। तो अब अगर आप इससे पीछे जाएं तो अफ़गानिस्तान, इराक, गाज़ा, ये सारी वो इवेंट्स हैं जिसमें अमेरिका ने अपने उस प्रोसेस को स्लो किया है कि गल्फ़ वॉर में पैसा ले लिया दूसरे लोगों से, कैंपेन अपनी चलाई, हथियार अपना इस्तेमाल किया, अपनी चीज़ें बेची, तो ये सब करके अमेरिका ने स्लो किया। लेकिन जो अगर आप गौर से देखें तो मेक अमेरिका ग्रीन के बजाय अगर इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, मेक अमेरिका क्रिश्चियन अगेन, तो बात समझ में आती है ना। जैसे आप इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड को उन्होंने अलग तो कर लिया, लेकिन इंग्लैंड को वो बचा नहीं सके। अभी अगर आप स्कूलों में जाएं इंग्लैंड में, जो बड़े सेंटर्स हैं जहाँ इमिग्रेंट्स हैं, लंदन में 45% गोरे बच्चे हैं स्कूल में, 55% गैर गोरे हैं, जिनमें पाकिस्तानी मेजॉरिटी। जैसे मैनचेस्टर में 55% जो हैं वो गैर गोरे हैं। तो अब आप कुछ भी कर लें, इंग्लैंड को आप नहीं बचा सकते, वो एशियन हो गया है। अच्छा? हाँ बिल्कुल, पॉपुलेशन वाइज अब गोरा वहाँ माइनॉरिटी की तरफ जा रहा है। इसी तरह से अमेरिका में ये ख़तरा हो रहा था कि ब्राउन, काले, सफ़ेद, जो नॉन वाइट्स थे वो एक मेजॉरिटी में आ रहे हैं और वो अब एजर्ट कर रहे हैं अपने आप को। पहली जनरेशन तो मिस्कीन थे, पनागुज़ीन थे, अब जो हैं वो साइंस में, टेक्नोलॉजी में, हर जगह है। और आप देखिए अमेरिका का इतना बड़ा मसला हो गया है और यूरोप का कि गोरा काम ही नहीं करना चाहता है वो, इसीलिए हाँ नहीं, पुरसुकून है, अयाशी नहीं भी है तो सुकून में। उन्होंने अमेरिका में 6 लाख वीज़े सालाना होते हैं स्टेम के, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। गोरा पढ़ ही नहीं रहा साइंस, तो आपको बाहर से हर साल इंडस्ट्री के लिए 6 लाख आदमी चाहिए। तो फिर इंडस्ट्री बैठ जाएगी। नहीं, अब अगर ये करेंगे तो इंडस्ट्री बैठ जाएगी। तो इनकी इमिग्रेंट्स जो हैं, क्या मतलब हुआ कि इनको ट्रम्प साहब को ये पता ही नहीं है। ट्रम्प साहब मुझे लग रहा है कि हेस्ट में काम कर रहे हैं, और अभी तक वो जो सिस्टम होता है ना, जिसमें ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें स्टेट डिपार्टमेंट है, जिसमें ट्रेड ऑफिशियल्स हैं, फीडबैक नहीं ले रहे। नहीं, अभी वो धीरे धीरे वो इनको जब समझाएंगे तो इनका नैरेटिव चेंज होने की उम्मीद है। इस वक्त वो शॉक चेंज हो गया ना, चिल्ली को भी सस्पेंड किया है कि साहब जो टैक्स लगाया था वो भी चिल्ली को भी कर दिया है। लेकिन हाँ ये ज़रूर कर दिया है कि वो उसको गल्फ ऑफ अमेरिका बना दिया है। वो जो भी कर ले, नाम में क्या रखा हुआ है, देखिए अभी वहाँ मैं जो कह रहा हूँ ना कि क्रिश्चियन अगेन वाला, अभी 2 हफ्ते पहले अमेरिका में एक सर्वे हुआ है, और सर्वे का सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या आपको लीगल इंडियन पसंद है या इलीगल मैक्सिकन? और 86% लोगों ने वोट दिया कि उनको इलीगल मैक्सिकन पसंद है। क्यों? वो भले ब्राउन है, वो है तो क्रिश्चियन ना, तो ये लैटिन अमेरिकन क्रिश्चियंस को प्रेफर करेंगे, इंडिया को नहीं करेंगे, इंडिया को शायद ना करें। अब मोदी साहब इंडिया के अंदर जो इनके जो थिंक टैंक हैं वो ये कहने लग गए हैं कि इंडिया को अमेरिका तबाह करेगा, इसलिए कि वो इंडिया नहीं चाहता कि जिस तरीके से वो 2005 से इन्होंने मदद की है, जैसे उनका जो 100 से ज़्यादा उनके सैयारे ऊपर हैं, फिज़ा में हैं, 3 सैयारे उनके जो हैं वो आपके मिलिट्री के सैयारे हैं। एक को कहते हैं रखनी या पता नहीं, और दूसरे को कहते हैं एंग्री बर्ड, जो भी कहें। अब वो कहते हैं कि इंडिया हमारे मुकाबले पे आ रहा है। नहीं, देखिए इंडिया को अभी तो मेरे ख्याल में 100 साल चाहिए अमेरिका करीब भी जाने में। भाई वो तो 15,000 किलोमीटर का वो तो मिसाइल बना रहा है, बदनाम हमें कर रहे हैं। बदनाम हमें 3-4 हज़ार वाले मिसाइल वो अमेरिका तक पहुंचा रहे हैं। बताइए, देखिए ये तो बदमाशी जो बाइडेन की थी, ये तो शायद ना करे। अच्छा, अमेरिका कुछ भी कह ले, इंडिया जो है उसको इन्होंने जिस बात पे डाला है, तो इंडिया तबाह हो सकता है खुद ही, उसके लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की वो तबाह भी करेंगे। देखिए आप
एक बात तो ये है कि इंडिया के अंदर जिस तरीके से तरक्की हो रही है, अगर चाइना एक राइजिंग पावर है तो इंडिया भी तो राइजिंग हो रहा है ना जी। अगर ये तो नहीं हो सकता कि आज से 10 साल बाद में वो राइजिंग पावर ना बने। अगर इसी रफ्तार से चलता रहा तो अमेरिका के मुकाबले में तो खड़ा हो जाएगा। तो अमेरिका, अब इंडिया की जो बड़े थिंकर हैं, जो अभी छोटे मोटे जो हम जैसे हैं, वो तो बेचारे गरीब ऐसे ही इसी हवा में उड़ रहे हैं जैसे कि उड़ रहे हैं। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें ये तबाह करना चाहता है। देखिए, इंडिया का सबसे बड़ा मसला जो है वो है उसकी आबादी। हाँ, वो आबादी अब चीन से भी बढ़ गई है और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, वो चाइना में कुछ भी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है नहीं, वो अब तो सिर्फ चंद लोगों के पास है। हाँ, वहाँ जैसे ये ट्रंप के आने से मज़ीद ये फिनोमेना बढ़ रहा है कि दौलत एक्यूमुलेट कर रही है। इंडिया में भी कमोबेश यही सूरत है। जो बाइडेन ने कहा ओलिगार्क्स की राइज, ओलिगार्क का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो किसी ने आज तक, इससे बड़ी गाली हो नहीं सकती है। ये रशियंस के लिए, ये हम रशियंस के लिए 91 के बाद कहते हैं कि वहाँ ओलिगार्क। मुझे आप बता दीजिए कि जिसने भी प्लेटो को पढ़ा है, ओलिगार्क मीन चंद सरी हुकूमत, चंद जालिमों की हुकूमत, जो है मालदार लोगों की हुकूमत जो अपने मफाद में काम करे। सारा मीडिया ये रूस के लोगों के लिए कहता था जिन्होंने 91 में दौलत पकड़ी थी, कि वो ओलिगार्क्स हैं, चाहे वो ऑयल में थे चाहे मिनरल्स में थे। तो अब बताइए कि ये ओलिगार्क को जो बाइडेन ने कहा कि तुम लोग तबाह हो जाओगे, ओलिगार्क आ गए हैं ये लोग। तो ओलिगार्क देख लीजिए ना, 50-50 बिलियन डॉलर ऐड हुआ है एक महीने में। सारे जो बड़े लोग हैं अमेरिका में, चाहे वो इलॉन मस्क हो या गेट्स हो या कोई। ये बताइए कि तो फिर इसके मतलब ये हुआ कि अमेरिका की तबाही को हम समझ लें कि ये तय हो गया। बिल्कुल। देखिए, एक जो उन्होंने सबसे बड़ा काम किया है, उन्होंने सरकारी मुलाजमीन को ऑप्शन दिया है कि आप घर जाएं। 40,000 आदमियों ने एक दिन में ऑप्ट किया है नौकरी छोड़ने को। भाई तो क्या करें घर जाकर? वो जो भी करें, अब उन्होंने गवर्नमेंट से कहा आप हमारी जान छोड़ दें, ठीक है। अब होगा, ब्यूरोक्रेट्स का फ़ायदा क्या है? ब्यूरोक्रेट्स का फ़ायदा है सर्विस डिलीवरी। मौजूदा ज़माने में गवर्नमेंट का काम होता है सर्विस डिलीवरी। आपके लिए अस्पताल चलाएं या उसका कंट्रोल करें। अगर प्राइवेट है तो उसको कंट्रोल करें, अपना है तो चलाएं। ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइज़ करना, स्कूल ऑर्गेनाइज़ करना, जो भी काम है वो गवर्नमेंट, इंडस्ट्री को रेगुलेट करना, जॉब क्रिएट करना, बैंकिंग को कंट्रोल करना, ये कौन करेगा अगर सारे ब्यूरोक्रेट्स चले जाएंगे? और उन्होंने उनका डेटा उठा के पब्लिक डोमेन में डाल दिया है। अब पता चला कि किसी सरकारी मुलाजिम का कोई स्कैंडल था, वो भी अब पब्लिक डोमेन पे। अब आप इसका मतलब क्या हुआ? ये मेरे ख्याल में शॉक थेरेपी पे है। मेरे ख्याल में कुल्हाड़ी मारे हैं, शॉक थेरेपी, अगर हम उर्दू में कहें। हाँ, अल्टीमेटली तो वही होगा जो आप कह रहे हैं। लेकिन इनका प्रेसिडेंट ट्रंप साहब का ख्याल है कि उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। सुबह 4 बजे उठे और उन्होंने एक ट्वीट कर दिया अपने पहले दौर में कि पाकिस्तान को हमने $34 बिलियन दिए, हमारे लिए काम क्यों नहीं करता? ये कोई परचून की दुकान है कि आप ₹1 दें और प्रोडक्ट उठा लें? यही वो काम दोबारा करना चाहिए। अब एक और बात कहते हैं, एक बात हम कहें, बहुत से इस्लामी ममालिक को उन्होंने तबाह किया। जी बिल्कुल। मिसाल के तौर पर लीबिया को देख लें, सूडान को देख लें, नाइजीरिया को देख लें, यमन को देख लें, अफ़गानिस्तान को देख लें, शाम को देख लें, लबनान को देख लें, हम गाज़ा को देख लें, सबको उन्होंने तबाह बर्बाद कर डाला। अब मिस्र उर्दू ने तो मुश्किल से अपने हाथ पैर जोड़कर अपनी जान बचाई है। अब सऊदी अरब और हमारा तो कतर ने भी अपने आप को जो है कभी कभी कहीं इधर लग गए, कहीं उधर लग गए, अपने आप को अपनी जान बचाई है। अब सीधा जो निशाने पर है वो ईरान है, और ईरान के बाद नंबर पाकिस्तान का है। अब सवाल ये है कि अलजायर, ट्यूनिस और मराकश भी इनसे बेचारे छोटे से मुल्क हैं, उनको तो है। अब बस्ता 2 आ गए हैं। अफ़गानिस्तान तबाह हो गया, उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अभी तक हार मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के लीड जो हैं वो हार चुके हैं, वो सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम बड़ी सख्त जान है, वो मुकाबला भी करने को तैयार है। तो अब आप ये बताइए कि ये जो आलमी प्रोग्राम बन रहा है जिसमें कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर के से महरूम करने की कोशिश है, ये कामयाब हो सकेगा, ये नहीं हो सकेगा? देखिए, मौजूदा ज़माने में उम्मीद तो करनी चाहिए कि नहीं होगा, क्योंकि हमारे लोग और टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो हमने हासिल कर ली, तो अब हमसे दिमाग से तो कोई खुरच के नहीं निकाल सकता। हम दोबारा बना लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। नहीं, हमारे पास देखो पहले भी ऐसा हुआ था कि हमने ठेलों में चला दिया था। हाँ। हमारे
हमने तोड़ के उसको न्यूक्लियर बम को थैलों पे भेज दिया, हाँ, हाँ। काम पे मारो। ठीक है ना, वो हम कर सकते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए, लेकिन वर्स्ट केस सिनारियो हम दोबारा भी बना सकते हैं। तो ये तो दोबारा बनाने में टाइम लगेगा ना, उस वक्त तो आपको तबाह कर देंगे ना। वंस आपके पास चीज़ें हों तो 2 से 3 महीना, ठीक है, 2 से 3 महीने तो बहुत है, एक दिन भी बहुत, एक लम्हा भी बहुत कम चले। होता है first तो strike ये जो डीन्यूक्लियराइजेशन है, इसका तो कोई का। ये फ़र्क। सवाल ही नहीं पैदा था। दूसरा ये कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ भी करने के लिए आपको बूट्स की ज़रूरत है, ग्राउंड पे फ़ौज, और ग्राउंड पे फ़ौज से लड़ेगी अवाम। लिहाजा कोई मुल्क भी ये गलती नहीं करेगा कि वो पाकिस्तान को इस लेवल पे ले आए कि अवाम, जैसे यूक्रेन में हुआ वो आपके ना। साथ आपको वीक तो किया जा रहा है ना, कि आपके पास ISK बना दी है, आपके पास बलोच बैठे हैं, वो बैठे रहने दें। देखिए थोड़ी ये तादाद है उनकी। थोड़ी तादाद है, और अगर हम अपने सिस्टम को थोड़ा सा तरीके से चलाएं तो चेक हो सकते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं आप कि ये जो समझते हैं कि हम कोई मसले में नहीं है, नहीं, कोई बड़े मसले में नहीं, मसला तो है लेकिन बड़ा मसला नहीं है। हम उसको निमट सकते हैं, बिल्कुल TTP से भी निमट सकते हैं। बिल्कुल निमट सकते हैं। देखिए TTP से तो हम निमट रहे हैं, रोज़ हम लड़ रहे हैं उनसे। अच्छा, ठीक और हो गया। वो मैं कहता हूँ ना कि दुनिया की गांव, जैसे गांव की गोरी होती है, जैसे दुनिया की गोरी हैं आप, कि वो सारे लोग आप पर फिदाएँ हैं कि साहब ये जगह बहुत अच्छी है, इस पर हमें कब्जा चाहिए। कल को कोई पता नहीं, कल कहते कि हमें पूरा पाकिस्तान चाहिए, ट्रम्प साहब ऐलान कर दे एक दिन, तो हम कहाँ दे देंगे उनको। तो आप बताइए, और आप जो बात कहना चाहते हैं कह दीजिए। जो देखिए इस प्रेडिक्ट कर वक्त दीजिए कि क्या करेगा ये। नहीं, मेरा सिर्फ ये है कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़े चैलेंजिंग टाइम्स हैं, और ख़ास तौर पे ट्रंप साहब के केस में। लेकिन मैंने जिन लोगों से भी बात की और काफ़ी से बात की है, ट्रंप साहब का ये जो ट्रंप 2 ईरा है, ये 2 से ढाई साल का है बस। और हमें बस इस 2-2.5 साल में आलमी जंग करा देगा नहीं, सिस्टम इसको उलट देगा। अच्छा, देखिए वो लोग जो लाखों की तादाद में ब्यूरोक्रेट्स निकाले जा रहे हैं, टेक्नोक्रेट्स निकाले जा रहे हैं, वो कुछ कहीं ना कहीं तो इंटरनल रिएक्शन आएगा। और ये जो बातें हैं जो हम लोग बार बार दोहरा रहे हैं, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट अमेरिका पे भी तो आएगा ना। जैसे मैंने कहा, इंपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी। अगर तो उसे पता नहीं था कि शराब भी नहीं बिकेगी उसके कनाडा में। नहीं, अगर माइग्रेंट नहीं आएगा तो रोड कौन साफ करेगा, गाड़ियां कौन धोएगा, उसने जो इंडस्ट्री कौन चलाएगा। जो जिसने दुआ कराई इसको, उसने कहा ये हमारी झाड़ू लगाते हैं। तो मतलब ये है कि अल्लाह का निज़ाम जो है एट वर्क है। हमें ये कहना चाहिए कि अमेरिका की तबाही के सिलसिले शुरू हो गए हैं, और जो यानी तबाही के जो फैसले हैं वो आसमानों में हो गए हैं। देखिए अमेरिका में इतना आसान सिस्टम नहीं कि कोई भी आदमी उसको रूल के। जब बाइडन साहब की कमज़ोरी ज़ाहिर हुई तो आप देखिए उन्होंने कितनी खामोशी से उनको हटा के एक नई कैंडिडेट निकाली जो ट्रंप साहब को फेस कर सकती थी। अनफॉर्चुनेटली कैलकुलेशन गलत निकली। नहीं, वो औरत थी। नहीं, औरत अगर नहीं, औरत ना होती, नहीं औरत ना होती, देखिए वो औरत भी थी, ब्राउन भी थी, बहुत सारी खराबियाँ थी। हालांकि आप गौर से देखें तो वो आइडियल कैंडिडेट थी ट्रंप। नहीं, वो मुकाबला देख रहे हो, वो वकील थी। हाँ, लीगल थी, बिल्कुल थी, बड़ी जबरदस्त औरत थी वो। लेकिन बस औरत को नहीं पसंद करते। ये भी बात आपकी ठीक मैं कह रहा हूँ आप, मैंने ये बात पहले भी एक दफ़ा कही थी कि अभी भी अमेरिका के अंदर बरसों लगेंगे औरत को बनाने में। हाँ, वो जो रेडनेक्स हैं वो वोट नहीं देंगे, नहीं देगा। रिलीजियस बेल्ट नहीं देगी, रेडनेक्स नहीं देंगे, वो वोट कभी नहीं देंगे। अच्छा जी, हसन नबी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका बड़ी इनायत कि आपने वक्त इनायत फरमाया। ना देखिए आपने ये सारी सूरत हाल देखी कि जो ट्रंप का ज़माना है ये बड़ा यानी ये बड़ा बेहंगम है, और इसके बारे में कोई आप ये कोई काम अपना फ़ैसला नहीं दे सकते हैं कि कल क्या होगा। ये हर वक्त तब्दील होने वाला मामला है, हर वक्त बदलने वाला है। ये बिल्कुल बेचैनी की कैफियत रहेगी, इसराब रहेगा, हर वक्त दुनिया मुश्किल में पड़ी रहेगी, हर वक्त कोई ना कोई नए मसले उठते रहेंगे, वो दबते रहेंगे। लेकिन मतलब है सब का सब परेशानी की हालत में रहेंगे, दुनिया मुस्तरिब इसराब की हालत में रहेगी। ये इस वक्त ये जो भी दौर है इनका। लेकिन फिर आखिरी जो बात जो हबीब साहब ने कही है, हसन हबीब साहब ने, कि भाई इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 साल का वक्त है, इससे ज़्यादा इनको वक्त नहीं मिलेगा। नाज़रीन, इसके बाद इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।